हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साइंटिस्ट हुए, साइंटिस्ट का नाम था जॉन डेल्टन। इन साइंटिस्ट का नाम आपने एक चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में भी सुना होगा। उन्होंने कहा था कि एटम्स क्या है, एक ऐसी यूनिट है जिसको और डिवाइड नहीं कर सकते। ये इंडिविजिबल यूनिट है जिसके और टुकड़े ना हों। लेकिन ऐसे फिनोमेना थे साइंटिस्ट के पास उस समय भी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसमें चार्ज होता है जो हम जानते हैं। लेकिन इन फिनोमेना को वो उस समय डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि इनका कारण क्या है। तो साइंटिस्ट ने उस समय सोचा कि ऐसा ज़रूर है कि एटम्स और डिवाइड हो सकता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फिनोमेना हो पा रहे हैं। ऐसे कुछ आइटम्स हैं, मेटल्स है, नॉन मेटल मैटर है, कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। इन सब का कारण क्या है? इन सब को कारण जानने के लिए उन्होंने ज़रूर सोचा कि ये ज़रूर एटम और भी डिवाइड हो सकता है, जिसके वजह से ये जो फिनोमेना है ये हो पा रहे हैं। तो इस खोज में कि पता करें कि क्या होगा, इसमें पार्टिकल्स हैं। और इसमें एक साइंटिस्ट हुए, साइंटिस्ट का नाम था ई गोल्डस्टीन। उन्होंने क्या किया, इन 1886 में एक एक्सपेरिमेंट करा। साइंटिस्ट का नाम है ई गोल्डस्टीन, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने ऑब्जर्व करा पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशन, एक प्रकार का रेडिएशन जो पॉजिटिवली चार्ज था, जिस पे पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशन। उन्होंने इस रेडिएशन से एक कंक्लूजन निकाला कि अगर ये रेडिएशन पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा ज़रूर होगा कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल हो, मतलब एटम के अंदर ऐसा पार्टिकल हो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इन्होंने इसको नाम दिया सब एटॉमिक पॉजिटिव चार्ज। इनको ये कंक्लूजन निकाला कि ऐसा कोई पार्टिकल ज़रूर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो सब एटॉमिक यानी एटम के अंदर है। ठीक है, बाद में साइंटिस्ट ने इस पार्टिकल का नाम, जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाम रखा प्रोटॉन। क्या नाम रख दिया? प्रोटॉन। इसी खोज में जब उन्होंने पता किया कि प्रोटॉन कोई चार्ज है, तो दूसरे साइंटिस्ट थे, एक उन्होंने पता किया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो हर एटम है, जो भी मैटर है, वो उस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो दूसरे साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। उन्होंने कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट करा और ये कंफर्म करा कि एटम में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं है, एक नेगेटिव चार्ज भी है, जिसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन रखा। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। कैसा होता है? इस पे चार्ज है नेगेटिव, और प्रोटॉन है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है -1। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर एक यूनिट मान लें, ठीक है, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के एक चार्ज को 1 यूनिट मान तो इसका चार्ज माना जाएगा -1। और प्रोटॉन का जो फिर चार्ज है इसी रेशियो में इक्वल एंड अपोजिट माना जाता है। तो अगर इसका -1 है तो प्रोटॉन का +1 माना जाएगा। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेंगे ई लिखकर, इसके ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे ऊपर। और ऐसे ही प्रोटॉन को डिनोट किससे करेंगे? इसके ऊपर पी लिखकर ऊपर प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया। इसका जो मास है, इलेक्ट्रॉन का मास, वो बहुत कम है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम, जिसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, वैसे तो एटम ही इतना छोटा है कि हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन हम इसको नेग्लिजिबल क्यों मान रहे हैं बताता हूँ।
और जो इस प्रोटॉन का मास है वो है इसके मास से, जितना भी इसका मास है उससे 2000 ज़्यादा, 2000 गुना ज़्यादा, 2000 टाइम्स मोर, 2000 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का चार्ज केवल 1 यूनिट है, ठीक है, कोई 1 यूनिट का इसका मास है, सॉरी चार्ज नहीं मास। अगर मान लीजिए अगर ये 1 ग्राम है, ठीक है, मानने को मैं बता रहा हूँ एग्जाम के लिए, तो इसका वजन कितना होगा? तो अगर ये 1 ग्राम है ये 2000 ग्राम होगा। 2000 ग्राम का मतलब 2 किलो। अब आप खुद बताइए, एक जगह आपके पास 2 किलो कोई वस्तु है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, और दूसरी तरफ सिर्फ 1 ग्राम है, 1 ग्राम और 2 किलो, तो आपके लिए 1 ग्राम काफ़ी कम होगा, ठीक है, आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसलिए इसका जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो नेग्लिजिबल है, कि ना के बराबर ही मान लो, कि है चाहे नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादातर मास तो प्रोटॉन के पास है, ठीक है। मास इसका चाहे जितना भी है उससे 2000 ज़्यादा, उसमें 2000 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना मास प्रोटॉन का अकेले का है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमने देख लिया। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो स्ट्रक्चर को जो डिफाइन करने के लिए जब हमें पता चल गया इसमें इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। कि ऐसी थ्योरी निकाली बहुत सारे साइंटिस्ट ने कि हो सकता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो कि एटम ऐसा दिखता हो, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह हो या उस तरह हो, जैसे भी। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए एक साइंटिस्ट हुए, इनका नाम है जे थॉमसन, जिसकी अभी हमने बात करी थी, जे थॉमसन। इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन का पता किया था। इनका एक मॉडल था, मॉडल का नाम है प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, इनके मॉडल का नाम है प्लम पुडिंग। जो इनका स्ट्रक्चर दिया था वो किस मॉडल पे बेस्ड है? वो है प्लम पुडिंग मॉडल, PUDD, प्लम पुडिंग, या उसको क्रिसमस पुडिंग भी कहते हैं। पर इनका जो मॉडल का जो नाम है ना वो ज़्यादातर प्लम पुडिंग के नाम से फेमस है, ठीक है, और उसको वाटरमेलन भी कह सकते हैं, वाटरमेलन। इन्होंने क्या कहा कि जैसे वाटरमेलन होता है, एक स्फेयर होता है वाटरमेलन, अब इस स्फेयर में आप वाटरमेलन को एटम की तरह देखें। उन्होंने कहा कि जैसे वाटरमेलन में पूरे में रेड रेड होता है, ठीक है, ये पूरा पूरा रेड है अंदर से, ठीक, और उसके अंदर कहीं कहीं पर बीज होते हैं छोटे छोटे जगह जगह पर, ठीक है, जैसे मतलब रैंडमली जो इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पूरे उसमें जगह जगह पर फैला हुआ है, और जो ज़्यादातर रेड पार्ट है, जैसे रेड पार्ट है वाटरमेलन का, तो रेड पार्ट, ये रेड पार्ट है क्या? प्रोटॉन, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोटॉन है, प्रोटॉन कह लीजिए, या इसकी कह लीजिए पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये रेड पार्ट। और ये जो इसमें सीड्स हैं, ये जो सीड्स हैं, इसको इन्होंने कहा ये है इलेक्ट्रॉन, या कह लीजिए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इनका ये कहना था कि अगर हम किसी एटम को एक स्फेयर माने, एक वाटरमेलन की तरह, कि आप प्लम पुडिंग या क्रिसमस पुडिंग जानते हो तो आप और समझ जाएंगे, एक ही बात है। तो जो इसमें सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन है, वो मतलब वो एटम में जगह जगह पर है, और जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं और ये पूरा न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। फिर इन्होंने इसमें कुछ पॉइंट्स बताए जो हम देखेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। इन्होंने दो बात कही, दो में से एक है
एन एटम, कोई एक एटम है, उसमें कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। मतलब जो स्फीयर है, जैसे वाटरमेलन है, हम उसको स्फीयर मान लें तो वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। वही इसने कहा एंड द इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, उसके अंदर है, आर एम्बेडेड इन इट। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर है, जैसे सीड्स होते हैं वाटरमेलन के अंदर, वैसे ही इलेक्ट्रॉन है, और जो पूरा स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ये जे थॉमसन का कहना था। फिर उन्होंने कहा कि नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है वो बराबर है मैग्नीट्यूड में। अगर बराबर नहीं होंगे तो फिर जो एटम है उसके पास कोई एक चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा या नेगेटिव चार्ज रहेगा। पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा है एटम के पास तो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो वो नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिवली चार्ज। तो इसलिए उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड में बराबर है, ठीक है। ऐसे नहीं कोई कम है कोई ज़्यादा, ऐसे नहीं है। तो इस वजह से जब वो बराबर है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, ठीक है। आप नोट्स इसी तरह बनाते जाना, आपको आसानी रहेगी, अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो द एटम, उन्होंने एटम के न्यूट्रल होने का कारण बताया। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, उस पर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो इसके बाद अब दूसरे वो हुए साइंटिस्ट, अब उनका देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अब ये सब नोट कर लेना और याद रखना, नोट्स बनाना साथ साथ, ठीक है। अब दूसरे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कहा और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। पहले उनका नाम देखते हैं, उनका नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ERNEST, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ। इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल मतलब जो सोना है गोल्ड, उसकी एकदम पतली सी शीट, जैसे आपने सिल्वर की कोटिंग पतली सी शीट देखी होगी, वैसे ही उन्होंने गोल्ड की पतली शीट ली, जितनी पतली हो सकती थी, थिनेस्ट जितनी पॉसिबल है। और गोल्ड ही क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड को बहुत ज़्यादा पतला किया जाना संभव है, ठीक है। कोई सोचेगी कि उसने आयरन की या एल्युमिनियम की क्यों नहीं ली, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया जा सकता, लेकिन गोल्ड को बहुत पतला किया जा सकता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी वो मानी जाती है कि वो करीब 1000 एटम थिक थी, केवल उसमें 1000 एटम जितने थिक थी वो, ठीक है। ठीक, और ये क्यों, क्योंकि एज थिन एज पॉसिबल, उन्हें जितना पतला हो सके उतना पतला चाहिए था, और कोई एलिमेंट इस तरह पतला नहीं हो सकता, इसलिए एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल है, उन्हें अल्फ़ा पार्टिकल्स को उन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज़ किया और अल्फ़ा पार्टिकल का यूज़ किया। अब अल्फ़ा पार्टिकल बताता हूँ क्या होता है। इसको अल्फ़ा लिखेंगे, ठीक है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा ऐसे करके ये ऐसे होता है ये, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल्स का यूज़ किया। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं, ये डबल चार्ज हीलियम आयन है, हीलियम के आयन हैं जिन पे डबल चार्ज है, डबली चार्ज्ड
हीलियम, हीलियम एक इनर्ट गैस है और उसके ऊपर डबल चार्ज, चार्ज कितना है उसके ऊपर, जैसे डबल ही लिखा है तो डबल होगा, चार्ज +2, ठीक है। और मास कितना हो गया उसका, मास है उसका 4 AMU या फिर आप 4U, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, दोनों एक ही बात है, मैंने बताई थी आपको पहले भी एक बार। और इसका सिंबल क्या आएगा, सिंबल है इसका अल्फ़ा, अल्फ़ा पार्टिकल्स तो अल्फ़ा सिंबल लिख लीजिए, या फिर हीलियम, हीलियम का सिंबल है He होता है, 2 इसका एटॉमिक नंबर और ये इसका मास 4, ठीक है, ये हीलियम। तो ये है अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, सोचा ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उन्होंने इसमें उम्मीद क्या नहीं की। एक आदमी पहले एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक उम्मीद करता है कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, फिर सोचता है कि ऐसा नहीं मिलेगा, क्या हो सकता है, ऐसा कुछ सोचता है पहले। तो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्या एक्सपेक्ट नहीं करा, डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं कराया था कि जो बहुत सारे जो डिफ्लेक्शन है, मतलब उससे जो टकराएगा वो इधर उधर भाग जाएंगे, वो उन्होंने सोचा कि उसी से जाके टकराएंगे और वहीं रुक जाएंगे, ऐसा कुछ सोचा था उन्होंने। अब पहले मैं आपको समझाता हूँ ये फिगर कैसी है। ये मान लीजिए ये अल्फ़ा पार्टिकल्स निकालेगा, ये कोई बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं ऐसे, और ये कोई गोल्ड फॉइल है, ठीक, और ये है गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल, ये कितनी एटम थिक है, करीब 1000 एटम थिक है। ये है अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिटर, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलेंगे, ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलेंगे, ऐसे ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। और ये है डिटेक्टर, ठीक है, ये क्या है, डिटेक्टर है ये ऐसे एक। तो क्या हुआ, यहाँ से जब अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलेंगे ऐसे इस वाले बॉक्स से, तो ये गोल्ड फॉइल पे टकराएंगे, कुछ जो थे वो पास हो गए, बहुत सारे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो ऐसे पास हो गए डायरेक्ट, ठीक है, उन्होंने हज़ारों लाखों निकाले होंगे, उनमें से बहुत सारे ऐसे पास हो गए, कुछ क्या था इस तरह डिफ्लेक्ट हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही, और बहुत कम ऐसे थे जो यहाँ से टकरा के इस तरह 90 डिग्री पे या इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करा कि वो बाहर निकल गए, बहुत कम ऐसे थे, ठीक है। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिटर है, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम है, कुछ ने तो पास कर दिया। और ये पता क्या चला कि जैसे ये जो कलेक्टर है, डिटेक्टर है, इस पे ब्राइट आ जाता है, लाइट आ जाती है कि यहाँ कि ये यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स शो हुए, ठीक है। तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि बहुत सारे जो लार्ज डिफ्लेक्शन, डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन, उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि यहाँ से ये इस तरह भी आ जाएंगे एकदम वापस, ठीक है, ये उन्होंने नहीं सोचा था। तो अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट ये करा, अब उन्होंने इसका रिजल्ट क्या निकाला और इसका कंक्लूजन क्या निकाला, ये देखते हैं। ये मिटा देता हूँ मैं। इसका रिजल्ट है पहला, 3 पॉइंट लिखूंगा और साथ साथ उनका कंक्लूजन। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं, पास्ट स्ट्रेट, वो सीधे निकल गए थ्रू द गोल्ड फॉइल। एक रिजल्ट ये आया है कि उन्होंने देखा कि जो
गोल्ड फॉइल से, ये जो गोल्ड फॉइल थी, यहाँ से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल। इस बात से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, इसका कंक्लूजन मैं लिखता हूँ यहाँ पे। इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो एटम के अंदर बहुत ज़्यादा खाली जगह है, ठीक है। अगर खाली जगह है तभी तो वो पास निकल गए, उसके आर पार हो गए। अगर खाली जगह ना होती तो वो उससे टकरा जाते। जैसे मान लीजिए ये आपका हाथ है, ठीक है। अब यहाँ से कोई चीज़ फेंके, अगर वो इन उंगलियों के बीच से निकल जाए तो कोई, आप यही तो कहोगे यहाँ खाली जगह थी तभी तो निकला। अगर वो यहाँ से निकले हाथ पे टकरा तो वहीं पे टकरा जाएगा, है ना। कोई चीज़ फेंके तो यहाँ पे से निकला तो हमने माना जब आर पार निकले तो खाली जगह थी, अब यहाँ थी तो खाली जगह नहीं थी। हमने देखा अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारे सीधे निकल गए, ठीक है। अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला, मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। बहुत ज़्यादा एम्प्टी है, इन द एटम इज एम्प्टी, मतलब खाली जगह है, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा ठोस टाइप है। दूसरा रिजल्ट था स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन। उन्होंने ये देखा कि जब ये गोल्ड फॉइल से निकले तो कुछ जो थे वो सिर्फ थोड़े से एंगल पे निकले। मैंने जैसे यहाँ पे बताया था कि बहुत ज़्यादा थोड़ी दूरी पे निकले हैं, तो एंगल का जो डिफ्लेक्शन है, ये जो थोड़े से इधर उधर निकले हैं, डिफ्लेक्ट हुए, इनका एंगल क्या बहुत कम है। तो उन्होंने ये निकाला है कि पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। जो उसमें जो एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है जिसकी हमने बात करी थी, उसकी जो स्पेस है वो पूरे उसमें बहुत कम कवर कर रहा है। तो इसका कंक्लूजन ये है, इस वाले का स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन का उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला, पॉजिटिव चार्ज occupies very little space। बहुत कम स्पेस कवर करता है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं कवर कर रहा। अब उन्होंने ये देखा, एक रिजल्ट और आया। रिजल्ट यह है, मैंने आपको बताया था कि जो गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल से टकराकर बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो इस तरह लगभग 80 डिग्री 180 डिग्री पे वापस आए, ठीक है, बहुत कम आए। तो उन्होंने यही कंक्लूजन रिजल्ट देखा कि 1 आउट ऑफ 12,000, जब उन्होंने 12,000 पार्टिकल्स फेंके उनमें से कोई एक ही वापस आया। इतने सारे भेजे, अगर कोई इसमें जगह होती बहुत सारा तो वो आते ही नहीं, आते तो मतलब बहुत कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो उन्होंने कहा 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स रीबाउंड, मतलब वो वापस आए 180 डिग्री पे, 179 170 ऐसा, मतलब बहुत रीबाउंड जो करा है उन्होंने, टकरा के एकदम सीधे वापस आए हुए। कोई 12,000 पार्टिकल्स भेजे, उसमें से कोई एक ही वापस आया है। तो उन्होंने इसका कंक्लूजन क्या निकाला, ऑल पॉजिटिव चार्ज, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और जो मास है, किसका मास, एटम का मास कैन कंसंट्रेटेड, जो है पॉजिटिव चार्ज है और मास है वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, वो बहुत छोटे वॉल्यूम में, बहुत छोटी कम जगह घेर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर एटम इतना बड़ा है, ठीक है, तो उनका कहना है कि पॉजिटिव चार्ज और जो मास है जो भी है उसका, वो ज़्यादातर इतने छोटे से एरिया में है। ऐसा नहीं है कि पूरे में ऐसे में भरा पड़ा या पूरे में, ऐसा नहीं है, आधी से बहुत सारी जगह तो खाली है, ऐसा कहा उन्होंने। मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, उनका बहुत सारी स्पेस खाली है। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, उन्होंने कहा कि बहुत कम स्पेस कवर कर रहा है, या तो उसे तो यहाँ कर रहा हो या साइड में कर रहा हो, पर ज़्यादातर सेंटर में माना जाता है। और ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, बहुत छोटे वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है,
ठीक है, concentrated in a very small volume, बहुत छोटे वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड उन्होंने ये कहा। तो ये बात हो गई पूरी। अब इन्होंने इस रिजल्ट से और इन कंक्लूजन से वो सारी बातें निकाली। अब उन्होंने एक कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन लिखता हूँ। अब उन्होंने कुछ कैलकुलेशन भी तो करी होगी, जब ये 1 में से 12,000 निकले कितना वापस आया कितना नहीं आया। उन्होंने कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन ये थी द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 की पावर 5 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। इनका मतलब ये है कि अगर एटम की रेडियस मान लीजिए इतनी है तो उससे 10 की पावर 5 टाइम्स छोटा, उससे कम टाइम इतनी कम, मतलब बहुत कम जो रेडियस है वो न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा है, उन्होंने ये कहा। और जो एटम की रेडियस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे ये देखिए कि 10 की पावर 5 टाइम्स लेस, बहुत कम, इतना कम है, तो इनकी कैलकुलेशन थी, ये रदरफोर्ड का मॉडल था। अब उन्होंने इन सारी कैलकुलेशन, इन सारे रिजल्ट से एक मॉडल बनाया। उन्होंने ये सब तो बता दिया कि क्या रिजल्ट निकला है क्या नहीं निकला। अब उन्होंने एक मॉडल सामने दिया कि एटम क्या है, वो ऐसा दिखता है, ऐसा हो सकता है, उन्होंने ऐसा कहा। तो वो मॉडल क्या था वो देखते हैं। उनका मॉडल क्या था? उनका मॉडल था देयर इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। क्या है? एटम में एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर है जिसको कहा गया न्यूक्लियस, ठीक है। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, देयर इज़ अ पॉजिटिवली को ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर, मतलब सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इन ए एटम, एक एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऐसा है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। नियरली ऑल द मास, लगभग जो भी मास है उसका, ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, मतलब जो भी जो मास है ज़्यादातर उसका एटम का, वो न्यूक्लियस के अंदर है। वो ऐसा नहीं कि पूरे में फैला पड़ा है, जैसे वाटरमेलन वाला बताया था उन्होंने। तो उसमें देखें कि जो मास है पूरा का पूरा वो पूरे में फैला हुआ है, और इन्होंने कहा कि पूरे में नहीं फैला है, वो जो भी है मास उसका जितना भी, वो ज़्यादातर उस न्यूक्लियस में है, बाकी की स्पेस खाली है, ठीक है। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स, मतलब है कहाँ पर? रिजाइड्स इन दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ही ज़्यादातर मास है, ऐसा नहीं कि पूरे में फैला पड़ा है, ठीक है। अब उन्होंने अपने मॉडल में क्या कहा? द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जिन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, ऐसे 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 गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है। इसको लिखता हूँ मैं, इसको मिटा दूँ।
the electrons revolve around the न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमता रहता है इन सर्कुलर पाथ कैसा उनका, जब वो घूम रहे हैं तो सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है। और इनका तीसरा पॉइंट क्या है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत छोटा है, किसके मुकाबले, एटम के मुकाबले। ये जो उन्होंने मॉडल बताया है, ये उनकी जो भी अब तक रिजल्ट और कंक्लूजन और कैलकुलेशन आई, उन्होंने अपने पूरे मॉडल को, सभी चीज़ों को इन 3 पॉइंट्स में समराइज़ कर दिया है। ठीक है, आप इस मॉडल को देखिए, इन्होंने इन 3 पॉइंट्स में वही बातें बताई जो इनके रिजल्ट और कंक्लूजन में अब तक आई हैं सामने। इन्होंने फिर तीसरे पॉइंट में कहा द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, NuCl, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा है या पूरे में फैला पड़ा है, बहुत छोटा है। किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। एटम के मुकाबले जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत कम है। एटम का साइज बड़ा हो सकता है लेकिन न्यूक्लियस बहुत छोटा है। ठीक है, और आधी जगह तक खाली है। ये इनका मॉडल था। अब ये मॉडल था, ये चर्चा में आए, लोगों ने देखा, पढ़ा, और दूसरे साइंटिस्टों ने भी, तो उनको इस मॉडल में एक कमी दिखी। जो अर्नेस्ट का रदरफोर्ड ये हैं, इनका जो मॉडल है, इसमें लोगों ने एक कमी सोची कि बाकी चीज़ तो चलो हमने मान ली, ठीक है, आप सही कह रहे होंगे, आपने एक्सपेरिमेंट करा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका एक कमी है, ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक्स। इन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे। तो दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमेगा, लिखता जाता हूँ मैं साथ साथ, यहाँ लिखते हैं, अगर ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा, सर्कुलर ऑर्बिट या पाथ, ठीक है, तो आप जानते होंगे जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होती है तो वो हमेशा एक्सेलरेशन करती है। ठीक है, ACCELERAT। दूसरे साइंटिस्टों ने कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मोशन में होती है तो वो एक एक्सेलरेशन करती है। और जैसे कि ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल ही तो है, जैसे कि वो क्या है, चार्ज पार्टिकल। ये क्या है कि जब इस एक्सेलरेशन में रहेगा और चार्ज पार्टिकल रहेगा तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, अपनी एनर्जी क्या लूज करता रहेगा, रेडिएट करेगा एनर्जी। और ADIAT, रेडिएट या लूज, ये अपनी एनर्जी को लूज करता रहेगा, एनर्जी खोता रहेगा, एनर्जी कम होती रहेगी। और अगर एनर्जी कम हो गई है कि मतलब ये न्यूक्लियस है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, ऐसे 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 घूम रहा है, तो ऐसे घूमते घूमते और इसकी एनर्जी भी कम हो रही है, तो एक टाइम में ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में ही चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी लूज कर रहा है तो धीरे धीरे इसकी ये जो है न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के पास आ गया, इसी में मिल गया, तो ये जो एटम है ये होगा ही नहीं, मतलब ये स्टेबल नहीं रहेगा। जो वो चीज़ हम अभी देख रहे हैं अपने आसपास कि जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा काफ़ी समय से, कि जैसे उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाए वो सब अलग है, तो वो स्टेबल नहीं माना जाएगा। फिर जिस तरह हम अब तक एटम को जानते हैं, एटम वैसा नहीं रहेगा। इन्होंने ये कहा, बाकी साइंटिस्ट ने, तो ये बात थोड़ी इनको गलत लगी कि अगर चार्ज सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेशन होगा, ये गारंटी है, उन्होंने पढ़ रखा है सब। तो चार्ज पार्टिकल
रेडिएट करेगा एनर्जी, और अगर रेडिएट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फॉल करेगा, फॉल इनटू द न्यूक्लियस, तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और अगर वो ऐसा हो गया तो एटम क्या वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल एटम, एटम क्या बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन हमें तो ये पता ना कि एटम स्टेबल है, बाकी जो साइंटिस्ट हैं वो ये जानते हैं कि एटम स्टेबल है। सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि हर चीज़ें जो ऑब्जेक्ट्स है वो एनर्जी रेडिएट कर रही है, रेडिएशन हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो बात हुई एटम्स आर स्टेबल, एटम्स क्या स्टेबल है, लेकिन जो इनका जो मॉडल था उसके अनुसार एटम अनस्टेबल है। तो ये इनका अर्नेस्ट रदरफोर्ड के मॉडल में एक ड्रॉबैक था, ठीक। तो इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए एक तीसरे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपना एक मॉडल बनाया, उन्होंने इस पर रिसर्च करी कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो उन साइंटिस्ट का नाम था नील्स बोर, NEIELS, नील्स बोर। इन्होंने क्या कहा कि जैसे रदरफोर्ड ने कहा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये बात सही है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। ऐसा नहीं होता कि वो यहाँ से चला और वो ऐसे घूम के इसमें गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, उसका कारण उन्होंने अभी बताया है, देखते हैं। तो पहली जो बात उन्होंने कही ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स, ठीक है। स्पेशल ऑर्बिट्स है, स्पेशल जगह है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्या है कि कहीं भी घूम लेगा, मुझे उसको रिवॉल्व करना है, वैसे नहीं कि कहीं भी कर ले, स्पेशल है, स्पेशल ऑर्बिट्स बने हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, ठीक है। नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, क्या कहते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर allowed inside the atom। और ये जो ऑर्बिट्स हैं या शेल है, ठीक है, ऑर्बिट्स कह लो या शेल कह लो, इन्होंने कहा SHELL शेल्स, इनको कहा जाएगा एनर्जी लेवल। क्या कहा जाएगा इनको, एनर्जी लेवल्स। इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, ऑर्बिट है, ये स्पेशल ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट इधर है, ऐसा मान लिया गया, एक ऑर्बिट इधर है, मतलब जितना ज़्यादा बड़ा एटम उतने ज़्यादा ऑर्बिट्स, ठीक है। इनका ये कहना था ये जो ऑर्बिट्स है ये है एनर्जी लेवल है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर है यहाँ पर इसकी एनर्जी अलग है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है इसकी एनर्जी अलग है, और जो यहाँ पर इसकी एनर्जी अलग है, और जो यहाँ पर इसकी एनर्जी अलग है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पाथ में ऑर्बिट करेंगे, और ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से ऑर्बिट ना करते हुए वो यहाँ पे ऑर्बिट करने लग जाएं, ऐसा नहीं है। ये स्पेशल ऑर्बिट्स हैं, स्पेशल पाथ्स हैं, डिस्क्रीट शेल्स हैं, और इनका अलग अलग एनर्जी लेवल है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव करेंगे। अगर इसको यहाँ से इस वाले ऑर्बिट से यहाँ पर आना है तो ये एनर्जी लूज या गेन करेगा। सेम अगर वो यहाँ से यहाँ आना चाहता है फिर से एनर्जी गेन या लूज करेगा। वो क्या करेगा, गेन करेगा या लूज करेगा, ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, आप यहाँ पे टेंशन मत लेना है कि क्या करना है, ठीक है। और मैं इसलिए आपको बताना भी नहीं चाह रहा है। तो ये क्या है, ये है बीच में न्यूक्लियस। इन्होंने कहा कि जो अंदर वाली शेल है
इसको कहेंगे के शेल, के शेल, ठीक है। और इसको नंबर देते हैं n = 1, ठीक है। ये जो बाहर है इसको कह देंगे दूसरे नंबर वाली को l शेल, ठीक है। और n = 2, और इसी तरह इसको कह देंगे 3 JKL M, और ये वाली n, ठीक है। ये n = 3 और ये n = 4, ठीक है। ये इस तरह 4 शेल हो गई, इन्होंने 4 का ही बताया, और भी शेल हो सकती है। इसी तरह नंबर बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑर्बिट्स है एनर्जी शेल से, उन्होंने ये बात कही, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्हीं शेल्स में घूमेगा। यह पॉइंट नंबर 1 है। अब इन्होंने कहा कि दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कहा। इन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन इन पार्ट्स में ऑर्बिट करेगा तो वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट इन्होंने कहे। इन्होंने जो उसका रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको नकारा नहीं, उन्होंने उसके जो मॉडल था उसमें सुधार किया, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। उन्होंने बाकी चीज़ें नहीं हटाई कि जगह खाली है, कम है, कि न्यूक्लियस छोटा है कि बड़ा है, उन्होंने और कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया कि जो उसके मॉडल में कमी थी, ड्रॉबैक था, उन्होंने उस ड्रॉबैक को कम कर दिया, खराब, ठीक है, वो सही कर दिया कि एनर्जी क्यों नहीं लूज़ हो रही, क्यों रेडिएट नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं हो रही, और इसका कारण है वाइल रिवॉल्विंग इन DSCRET इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। जब ये इस ऑर्बिट्स में घूमेगा, द इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट लूज एनर्जी, द ऑर्बिट्स डिस्क्रीट ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इन्होंने ये बात कही कि वो इसमें जब इसमें रिवॉल्व करेगा तो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। फिर 4th साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था जेम्स चैडविक, जेम्स CHADWICK, जेम्स चैडविक, 1932 में। इन्होंने एक और पार्टिकल की खोज करी, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी एक पार्टिकल और होता है, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन क्या है, अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वैसे ही अब इन्होंने एक पार्टिकल इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम था न्यूट्रॉन। इन्होंने कहा कि इस न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और इसका जो मास है वो लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर ही है, ठीक है। मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन का मास है लगभग इसका मास भी उतना ही है, इन्होंने ये कहा। और इन्होंने कहा कि ये जो प्रोटॉन है ये न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, और सभी एटम में होता है, लेकिन हाइड्रोजन में नहीं होता। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपको पता ही है कहाँ होता है, न्यूक्लियस जो सेंटर है एटम का उसमें होता है ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ में, लेकिन ये हाइड्रोजन में नहीं है। इन्होंने ये बात बताई, ऑफ ऑल एटम्स, सभी एटम के न्यूक्लियस में है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। और इन्होंने न्यूट्रॉन का एक सिंबल दिया, सिंबल क्या है, S/MbL, सिंबल है n, स्मॉल n, ठीक है। ये स्मॉल n न्यूट्रॉन का सिंबल हो गया। और इन्होंने कहा कि मास ऑफ एटम, जो एटम का जो मास है, अब इन्होंने बता दें कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास नेग्लिजिबल है। तो इन्होंने कहा जो मास है, द मास
ऑफ द एटम, एटम का जो मास है वो क्या होगा, सम ऑफ मासेस, किन मासेस का सम, ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास, जितने भी प्रोटॉन्स हैं उन सभी का मास, और न्यूट्रॉन का, ठीक है, NEUTR, सभी प्रोटॉन का मास और सभी न्यूट्रॉन का मास को सम कर दो तो पूरे एटम का मास निकल जाएगा। उन्होंने ये बात कही, ठीक है। तो इन 4 साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। फिर हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे हैं। जो नील्स बोर ने बताए थे कि ये ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये किस तरह घूम रहे हैं, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कितने नहीं होंगे, तो उसके लिए क्या रूल है वो देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन था ये किसने सजेस्ट किया था, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया होगा कि भाई ऐसा कर सकते हैं, फिर बाकी लोगों ने उनकी सहमति मानी होगी, हाँ भाई सही कह रहे हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने दिमाग लगाया होगा, तो वो कौन थे, एक तो नील्स बोर ही थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि ऐसा होता है कि अलग अलग शेल में घूम रहे हैं, नील्स बोर, मेनली इन्हीं का नाम जाना जाता है इस काम के लिए। और इनका एक साथी था जिसने इनकी मदद की, उनका नाम था चार्ल्स विलियम बरी। ये 2 साइंटिस्ट थे जिसने ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन था ऑर्बिट्स में इसको सजेस्ट किया। फिर बाकी लोगों ने इसमें मंजूरी दे दी, मान लिया कि हाँ भाई ऐसा होता होगा, तो फिर ये चलन में है। तो पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in a shell is given by formula 2n²। अब ये n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट का नंबर क्या है, या ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर मैंने बताया था अभी कि K, L, M और N होता है। जो K है उसको n = 1 मानेंगे, L है तो n = 2, M है तो n = 3 और N है J K L M N तो n = 4, ऐसा बताया था। और इसने कहा कि ये बताएगा मैक्सिमम कि एक शेल में अधिक ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कौन बताएगा, ये 2n², 2, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहली शेल है, यहाँ पे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है। इसने कहा है कि ये बताइए कि ये पहला जो शेल है, जो पहली वाली ऑर्बिट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने कहा कि चलो इसमें लगाते 2 × n की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2। तो इसने कहा कि यहाँ पे एक और एक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पहली शेल में 2। फिर कि n = 2, तो बताइए दूसरी में कितने हो सकते हैं, 2 × 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 2 × 8, ठीक है। दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ तीसरी में बताओ, तो 2 × 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 18। जो ये तीसरी शेल है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 18 मतलब मैक्सिमम 18 हो सकते हैं, होंगे ही नहीं ऐसा नहीं होता। और जैसे है n⁴, वो n = 4 तो 2 = n²,
तो ये कितने हो गए मैक्सिमम 32। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है ये फोर्थ वाली में, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, तो जो इन्होंने नियम बताए उसमें पहला नियम तो ये है कि मैक्सिमम पता करो कि किसी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इन्होंने ये बताया। फिर इन्होंने कहा कि मैक्सिमम तो जो 2, 8, 18, 32 हो सकते हैं। पहली में 2 हो सकते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 18 ये और फिर 32। लेकिन जो आउटर मोस्ट सेल होगी बाहर की, उसमें मैक्सिमम 8 ही होंगे। क्या समझे? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल वो कितने होंगे? वो 8। जो बाहरी है सबसे बाहर, उसमें केवल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं ये अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, आप इसको लिख लें। फिर तीसरा है, कहता है शेल्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। आप सबसे पहले जैसे ये न्यूक्लियस है, फिर यहाँ है, फिर ये है, फिर ये है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो आप पहले इस सेल को फिल करेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे ऐसे करते मतलब इसमें 8 आएंगे, फिर इसमें आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहला इलेक्ट्रॉन जो आप चाहते हैं कि जो पहला इलेक्ट्रॉन हो वो डायरेक्ट ही इस वाली शेल में आ जाए, पहली वाली शेल को स्किप कर दे, या दूसरा इलेक्ट्रॉन आप चाहें तो डायरेक्ट थर्ड शेल में आ जाए। ठीक है, या इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है थर्ड वाली शेल में और अंदर की खाली पड़ी है, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या कि स्टेप वाइज मैनर चलेगा कि पहले अंदर की शेल, फिर बाहर की, फिर उससे बाहर की, इस तरह। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बाहर वाली आउटर मोस्ट सेल में केवल 8 ही होंगे। ठीक है, आप उसमें ये नहीं कहेंगे कि सर आपने 18 कहे थे तो आप इसमें 17 कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। तो चलिए समझाता हूँ मैं। थर्ड वाला पॉइंट लिख लीजिए, फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा इसमें। द शेल्स आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर। एक मैनर होगा, एक तरीका होगा जिस तरह ये फिल किए जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हैं सेल्स के अंदर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें हम पहले ये देख लेते हैं कि जो हमें 3 रूल दिए हैं वो कौन कौन से हैं, वो मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ ताकि याद रखने में और आपको समझाने में आसानी रहे। तो पहला ये था कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरी सेल में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32। ठीक है, मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सेकेंड रूल ये था कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें मैक्सिमम आउटर मोस्ट सेल है उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 8 हो सकते हैं। और थर्ड ये था कि एक स्टेप वाइज मैनर में फॉलो करेंगे। ठीक है, फिल होंगे स्टेप वाइज मैनर। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले एटॉमिक नंबर और यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आ जाए। तो मैं पहले एग्जांपल के लिए एटॉमिक नंबर 5 ले लेता हूँ। अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 5 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो पहली शेल में 2 होंगे, 2 को हम बदल नहीं सकते। दूसरा मैक्सिमम 8 होते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल में हो सकते हैं 5, तो 2 + 3 5 हो गए। अगर मैं एटॉमिक नंबर 10 लेता हूँ तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। मैक्सिमम 8 का है तो यहाँ पे 8 है, तो ये 8 और 2 10 हो गए। अगर मैं इसी तरह अगर 15 की बात करूँ, एटॉमिक नंबर 15 की, तो इसमें किस तरह डिवाइड होंगे,
तो पहले आएगा यहाँ पे 2, फिर आएगा 8। अब देखिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो चुके हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो हो गए 15। ठीक है, 15 हो गए ये। अगर मैं इसी तरह अगर यहाँ पे बात करूँ 20 की, तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो देखिए ये आएगा 2, फिर आएगा 8, और अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 10 लिख दूँ तो ये हो जाएंगे 20। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 10 नहीं लिख सकते क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे 8 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए और यहाँ पे लिखेंगे 2। तो अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, ये जो हमारे K, L, M और N शेल है, तो N शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुँच गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आएंगे अब, तो यहाँ पे अब आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 10 10 20 होगा। तो अगर ये मान लीजिए अगर मैं 20 की जगह 19 होता तो क्या होता, तो यहाँ पे मान लीजिए 2, फिर 8 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो और अगर यहाँ पे 18 होते तो 18 होता तो यहाँ पे 18, तो 2 8 और 8। 18 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 2 है फिर 8 है, 8 मैक्सिमम हो सकते हैं सेकंड शेल में। ठीक है, और थर्ड शेल में 8 हो गए, यहाँ पे कंप्लीट हो गया 18, और आउटरमोस्ट में 8 हो सकते हैं। और जैसे हम 19 करेंगे तो हम यहाँ पे 8 का 9 नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में केवल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे 8 कर देंगे और एक और शेल का यूज़ करते हुए यहाँ पे हम 1 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। इसी तरह 20 का बता दिया मैंने, तो यहाँ 1 का 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 9 नहीं करेंगे कि आप यहाँ पे 1 छोड़ दें, ऐसा करना गलत रहेगा कि हम यहाँ पर 1 करें और यहाँ पे 9 कर दें। ठीक है, ये चीज़ गलत है। आप यहाँ पे अगर 1 है तो आप इसको पहले 1 से 2 करिए और फिर यहाँ पे 8 का करिए। ठीक है, तो यहाँ पे 8 और 2, तो ये हो गया 20। तो अब देखते हैं 25 का। 25 का नहीं, मैं आपको ये बता देता हूँ, 23 का बताता हूँ पहले। तो 23 कैसे करेंगे, पहले आएगा 2, फिर आएगा 8, यहाँ पे एक जगह छोड़ देते हैं और फिर यहाँ पे 2। ठीक है, ये तो हमें पता है। तो अब देखिए 10 और ये 2 12, 30 वो 23 में से 12 माइनस करा तो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। ठीक है, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन्स हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 8 11 और 2। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास है 24 का आप क्या सोचेंगे कि 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 8 लिखेंगे और यहाँ 11 का 12 कर देंगे और यहाँ 2। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे आप यहाँ 12 और 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 13। ठीक है, अब देखिए तो ये होगा 13 और 14 और 10 24। ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का कारण है ऑर्बिटल्स। ये तो आपको काफ़ी ब्रॉड बता दिया है मोटा मोटा कि हर शेल में किस तरह होंगे, लेकिन हर शेल के अंदर भी ऑर्बिटल्स होते हैं। उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्लेस होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उन ऑर्बिटल्स में किस तरह प्लेस होंगे उस पर बेस है ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको क्लास 11th में पढ़ना है। अगर मैं आपको ये अभी समझाऊंगा कि यहाँ पे 1 क्यों आया, यहाँ पे 13 क्यों आया, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको उसके लिए क्लास 11th का इंतजार करना पड़ेगा। आप सिर्फ अभी यहाँ पे ये याद रख लीजिए कि ये एक एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक्सेप्शन है, EXCEPTION एक्सेप्शन। ठीक है, कि यहाँ पे हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 13 लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम ऊपर से ट्रेंड चला आ रहा था, देखिए जैसे 23 था, यहाँ पे 2 था, फिर आप सोचेंगे यहाँ 2 कर दें और यहाँ 12 कर दें, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 25 सोचूं तो 25 के लिए इसमें ये जैसे ये किया है वैसे किया जाएगा, 2 8 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितने बच गए, 13। ठीक है, 13 और 2 15 और 10 25। इसी तरह अगर मैं 26 करूँ तो 26 में कोई प्रॉब्लम है, 2 8 14 और 2। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन और है। वो एक्सेप्शन क्या है मैं यहाँ पे बताता हूँ। एक्सेप्शन दूसरा वो है 29 के साथ। 29 का एक्सेप्शन इस वाले की तरह है सेम। तो यहाँ पे आएगा 2, फिर आएगा 8, एक जगह छोड़ देते हैं
और यहाँ पर आएगा 1। तो आप इसको एग्ज़ाम में तो हो सकता है आपसे मुश्किल ही पूछे कि इन एक्सेप्शन का ये 24 और 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। अगर आपको से पूछ लिया है एग्ज़ाम में कि पेपर हार्ड बन गया तो क्या करना है, और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से समझाया जाए कि किस तरह इलेक्ट्रॉन को प्लेस करना है, ठीक है। ये जो रूल है ये आपको याद हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे बताया 2 और 8 और 1, तो ये होगा 10 और 11। तो 29 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ 18। अब देखिए थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे 18 लिख देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊँगा। चलो मैं एक 30 का और बता देता हूँ, इससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस कर लें तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2, 8, 18 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगला टॉपिक चालू करते हैं, वैलेंसी। तो इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, जो शेल है, जो बाहरी सबसे बाहरी की शेल है, उनको कहते हैं, शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कहते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर की जो शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कहेंगे वैलेंस शेल, ठीक है। VALENCE वैलेंस, सॉरी वैलेंस शेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बार बार गलत बोल रहा हूँ मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर की शेल में है उनको कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस बार सही बोल दिया। और जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, जो किसी एटम की जो मॉलिक्यूल्स बन गए, कोई मॉलिक्यूल बनाने के लिए, एटम क्या सिंगल तो रहेगा नहीं, उसको मॉलिक्यूल बनाना है। अगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो कितने से कंबाइन हो सकता है, वो उसकी एक वैलेंसी कह सकते हैं, ठीक है। वो जो उसको क्या कहता है, वो एक ऑक्टेट बनाना चाहता है। ऑक्टेट होता है कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। मैं लिखता रहता हूँ, आप नोट्स करते रहना। कंबाइनिंग कैपेसिटी टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो उनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, अटेम्प्ट टू अटेन फुली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल। मतलब ये है कि जैसे कोई एटम है, मान लीजिए जिस किसी का 2, 8, 8 और 3, ये किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वो क्या सोचेगा कि या तो मैं इन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दूं या इनको गेन कर दूं, ठीक है। मतलब वो यहाँ पे 8 बनाना चाहेगा, ठीक है, कि आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाए। अगर वो इन 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ किसी और को दे दे कि भाई तू ले जा, मुझे जरूरत नहीं, कोई और एटम है, तो यहाँ पे जब ये हट जाएगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8। तो वही सोचता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी वो कम्प्लीटली फिल रहे। वो कम्प्लीटली फिल कब रहेगी, या तो आखिरी वाली शेल में 8 हो जाए, या फिर जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है आउटर मोस्ट शेल की वो हो जाए, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि वो फिल हो गया। समझाते हैं, पहले आप लिखिए ऑक्टेट, OCTE, एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी। OTCET, ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स या 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। आखिरी वाली शेल में, जो सबसे आखिरी की शेल है बाहर की, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होना, उसको कहेंगे ऑक्टेट। और कंबाइनिंग कैपेसिटी टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स अटेम्प्ट टू अटेन फुली फिल्ड आउटर मोस्ट,
जो आउटरमोस्ट शेल है उसको पूरी तरह भरने की जो उनकी वो है कोशिश है, ठीक है, वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी बताएगी कि वो कितने से कंबाइन हो सकता है। तो वो इस ऑक्टेट को अचीव करने के लिए क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट टू अचीव ऑक्टेट। वो इस ऑक्टेट को मतलब आखिरी वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो शेल के जो आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गेन करेंगे, या तो वो किसी और से इलेक्ट्रॉन्स ले लें। कि मान लीजिए किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, मान लीजिए कोई है 2, 8 और 7, किसी का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये है, अब वो यहाँ पे किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब या वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, अब ये इलेक्ट्रॉन वेस्ट है 1, अगर ये किसी को दे दे तो उसका ये यहाँ पे 8 बाहरी शेल में 8 हो जाएंगे, तो ये या फिर वो क्या करें, लूज कर दे, ठीक है, या फिर वो क्या करे, शेयर कर ले, या एक काम करें, अब शेयरिंग में आपको समझाऊंगा तो आपके समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए आप केवल ये समझें कि शेयर कर लें कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और दोनों के पास मान लीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे दे, एक इलेक्ट्रॉन मैं तुझे अपना दे दूँ, शेयर कर लेंगे, ठीक है, तो वो शेयरिंग में हो जाता है। शेयरिंग कैसे होती है वो आपको हायर क्लासेस में पढ़नी है, अभी आपके काम की बात नहीं है। तो अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से बताता हूँ कि कब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, कब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। तो वैलेंसी, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन के जो आउटरमोस्ट शेल में है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या, वो एटम क्या चाहता है कि उसके आखिरी शेल में, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है, और उसको अचीव करने के लिए या तो वो गेन करेगा, लूज करेगा या शेयर करेगा, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 2, 8 और 2, ठीक है, 8 2 और 2 12, आउटरमोस्ट शेल में 2 है, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे 8 बनाने के लिए, ठीक है, या तो वो 6 किसी से ले ले, या फिर ये 2 किसी को दे दे, पर ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, एटम है, उसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल पड़ेगा, ठीक है, कि 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो वो क्या करेगा कि अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। अब ऐसे ही मान लीजिए, तो इसकी वैलेंसी क्या मानी जाएगी, 2, ठीक है, और इसी तरह अब ये मान लीजिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है, इसकी वैलेंसी होती है 3, वो एटॉमिक नंबर 13, इसके इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2, 8 और 3, ठीक है, तो इसके पास भी सेम केस है, या तो ये 8 चाहिए इसको, या तो ये कहीं से 5 ले ले, ठीक है, या फिर ये बाहर निकाल दे, कितने, 3, तो इसके लिए 3 निकालने आसान है, 5 इलेक्ट्रॉन लेना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है कि 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से, तो वो एक काम करेगा कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, ठीक है। और ऐसे अगर ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, और इसमें है 2 और 6, ठीक है, योगा। अब ये देखिए, तो या तो ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, ठीक है, बाहर फेंक दे, जाओ चले जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है, या 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देना मुश्किल काम है ना, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो ले ही सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, जो चीज़ आसान होगी ये उसको करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या रखा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, ठीक है। अब ऐसे देखिए, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक वो एटॉमिक नंबर होता है 9, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 7, ठीक है,
तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, 8 बनाने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो ये एक का गेन करेगा। ये जो एटम 2 लूज करेगा या 3 लूज करेगा, 2 गेन करेगा या 1 गेन करेगा, ये जो चीज़ें हैं ये है वैलेंसी, ठीक है। यही इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा या 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेगा, ठीक है, या शेयर करेगा, ये सब इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। तो लिख देता हूँ मैं, एन एटम ऑफ each element has a definite definite has a definite combining capacity, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है हर एक एलिमेंट की अलग अलग, और इसको क्या कहते हैं, इस कैपेसिटी को वैलेंसी, क्या कहते हैं, वैलेंसी, जो हमने अभी पढ़ी। ये वैलेंसी कैसे निकलेगी, किसकी कितनी होती है, ये हमने बताया। अब आप एक बात ध्यान दें, इसने कहा है कि ये इसकी कैपेसिटी है, ये नहीं कहा कि हर बार ये 2 लूज ही करेगा, हो सकता है ना भी करे लूज, ठीक है, 2 ना करके 1 लूज कर ले, ठीक है, ये इसकी वैलेंसी, ये इसकी कैपेसिटी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर, ये पूरा मिटाते हैं वैलेंसी के बाद। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम। एक एटम में कितने प्रोटॉन हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। और जैसे कि आप ये जानते हैं कि एक एटम क्या है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर उस पर चार्ज नहीं है तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, तो जितने इसलिए अभी आपने देखा होगा जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा था तो मैं ये देख रहा था कि कितने उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, मैंने आपको एटॉमिक नंबर कहा था। तो जितने एटॉमिक नंबर है मतलब उतने प्रोटॉन है, और जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये तीनों बातें एक जैसी ही है, सेम सेम। अब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, अब मैंने बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इसका एक सिंबल है, इसका सिंबल क्या है, जेड, जेड कह लीजिए, जी कह लीजिए, कुछ लोग इसको जी कहते हैं। और ये जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होंगे, जब एटम के ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है जेड। और जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल है हाइड्रोजन, HYDROGN, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल जेड, H, और Z इक्वल टू 1। अगर कहीं पे लिखा है Z इक्वल टू 1 तो आपको यह सोचना है कि Z इक्वल टू 1 का मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। जैसे मैं ये कह दूं कि कोई एक एलिमेंट है, एलिमेंट मान लीजिए कोई X है, ठीक है, मैं नहीं बता रहा क्या है, और लेकिन उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, ठीक है, तो मतलब सिर्फ Z इक्वल टू 3 कह दिया और हमसे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, तो हमें एलिमेंट नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, Z का पता है कि Z क्या होता है, Z होता है एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स पता है तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं 2 1 बस, ठीक है। तो हमें ये सिंबल कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि Z इक्वल टू ये दिया है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो या कुछ और भी क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि Z किसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर का। और ऐसे ही अगर कार्बन है, CARBN, कार्बन क्या होता है, Z, वो C, बार Z आ रहा है, C, Z इक्वल टू 6, खत्म बात।
अब है मास नंबर, एटॉमिक नंबर हो गया, तब मास नंबर। मास नंबर, अब मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है इक्वल टू, ठीक, सम ऑफ, जोड़ना है किसका? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब किसी एटम में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, उन दोनों का सम कर दें तो क्या आएगा? मास नंबर आएगा। क्या आएगा? मास नंबर। और इस मास नंबर को मास नंबर ये कई बार हम इसको एटॉमिक मास या मास ऐसे भी कह देते हैं, उससे कुछ खास फर्क नहीं होता। इसका जो एटॉमिक वो सिंबल है वो है ए, ठीक है। जेड किसका था? जेड था एटॉमिक नंबर का, और ए है मास नंबर का, ठीक है, ये आप याद रखना। और नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन NEUTRON, इन दोनों को क्या कहते हैं? कंबाइन, इन दोनों को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियस में होते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? NUCLEON, न्यूक्लियो। इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और ये कहाँ होते हैं? ये दोनों होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इन दोनों को कंबाइंड नाम है इन दोनों का न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब देखिए, जैसे एल्युमिनियम है, ALUMINIUM, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का सिंबल AL होता है, ठीक है। अब ये पूछा जाए कि एल्युमिनियम का एटॉमिक मास बताइए, ठीक है, एटॉमिक मास या मास नंबर बताइए। और हमें गिवन है Z इक्वल टू 13, और न्यूक्लियस या न्यूट्रॉन को हमने बताया था आपको N से डिनोट किया जाता है, तो ये हो गया 14, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है कि A बताओ, A क्या होगा, ठीक है। अगर हमें यही नहीं पता कि A किसका सिंबल है और ये Z क्या होता है, तो हम A कैसे निकालेंगे? A निकालना मुश्किल पड़ेगा। तो हमें पता है कि A होता है मास नंबर और Z होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और N क्या होता है? नंबर ऑफ या न्यूट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और A निकालने के लिए हमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों की ज़रूरत है। प्रोटॉन हमें 13 गिवन है, Z प्लस N, Z इक्वल टू 13 प्लस 14 इक्वल टू 27। और यहाँ पे मास नंबर पूछा था तो हम यहाँ पे U लिखेंगे, और AU भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मिटाते हैं। एक चीज़ और सिखाते हैं, ये मान लीजिए X, ये कोई एलिमेंट है, ठीक है। अगर एलिमेंट के यहाँ नीचे लिखा है, यहाँ पे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, या और यहाँ पे लिखा जाता है मास नंबर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एल्युमिनियम बताया अभी आपको, ठीक है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना बताया मैंने? 13, और मास नंबर कितना है? 27। अगर आपको कभी इस तरह लिखा आए तो आप ये समझ जाना कि एटॉमिक नंबर उसका 13 है और मास नंबर उसका 27 है। और आप मान लीजिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में अगर यहाँ पे 7 लिखा और यहाँ पे 14 लिखा है, तो आप ये समझ जाएंगे कि 7 इसका एटॉमिक नंबर है और 14 इसका मास नंबर है, ठीक है। 7 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ कोई चार्ज नहीं है तब इलेक्ट्रॉन्स,
और ये क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और ये क्या है, मास नंबर। ठीक है, मास या नंबर या एटॉमिक मास। ठीक है, दोनों एक ही बात है, एटॉमिक मास। ठीक, ये 14.7। ये अगर आपको कभी दिखे, ये क्या एक्स क्या होता है, ये है सिंबल। ठीक है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का जो भी सिंबल है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब चैप्टर ख़त्म होने में ही है। अब 2 टॉपिक और बचे, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। देखते हैं। अब है आइसोटॉप्स, ISOTOPES, आइसोटॉप्स। तो जैसे मैंने बताया, देखिए आइसो छोड़ दिए, टॉप्स जैसे ये कोई एलिमेंट है, जैसे मैंने एल्युमिनियम लिखा। ठीक है, एल्युमिनियम यहाँ क्या था 13 और यहाँ क्या था 27। तो टॉप्स, टॉप्स मतलब टॉप। ठीक है, जब ये टॉप क्या हो, सेम हो कि डिफरेंट हो, डिफरेंट हो। ठीक है, डिफरेंट मास नंबर, जब ये टॉप डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अगर ये डिफरेंट है तो मतलब सेम क्या होगा, एटॉमिक नंबर। मैं लिखता हूँ पहले तो, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। मतलब आइसोटॉप जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के अलग अलग स्पीसीज या वैरायटी की तरह होते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन की कुछ स्पीसीज होती हैं। ठीक है, और यह क्लोरीन है। तो जैसे मैं बताता हूँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। ज़्यादातर जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं उनका जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर है वो 1 ही है। ठीक है, 1 है कि 2 है, ये 2 है, सॉरी। ठीक, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं हाइड्रोजन की ही जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 से 2 कर दूंगा तो वो हाइड्रोजन थोड़ी हो गया, वो तो फिर हीलियम बन जाएगा, है ना। आइसोटॉप्स होते हैं एक ही स्पीसीज के, एक ही स्पीसीज मतलब सेम एटॉमिक नंबर। अगर सेम एटॉमिक नंबर है तो क्या चेंज होगा, मास नंबर। आइसोटॉप मतलब सेम एटॉमिक नंबर, एक ही एलिमेंट के अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग टाइप्स। ठीक है, अगर मैंने सेम वो डिफरेंट ही एटॉमिक नंबर कर दिया तो वो फिर सेम एलिमेंट थोड़ी रहा। सेम ये किस में होता है, सेम एलिमेंट में। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेम एलिमेंट। तो यहाँ मान लीजिए 1 है, तो कुछ ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर हाइड्रोजन का यही है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, मैंने आपको बताया था, तो इसमें केवल प्रोटॉन है, तो ये 2 है। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं हाइड्रोजन की जिनका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 3 है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1 है, जो मोस्टली पाया जाता है, उसको कहते हैं प्रोटियम, PROTIUM। और दूसरे वाले को जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसको कहते हैं डाइट्रियम, DEUTERIUM, ड्यूट्रियम। और इसको D से भी सिंबल दे सकते हैं इसको। और ये है TRITIUM, ट्राइटियम, इसको T से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन फलाना ढिमकाना। डिफरेंट मास, देखिए ये डिफरेंट मास है, डिफरेंट मास है, डिफरेंट मास है, सेम एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब कि एक ही एलिमेंट में अगर एक ही एलिमेंट है तो वह एटॉमिक नंबर सेम होगा, और एक ही एलिमेंट है, अलग अलग स्पीसीज है, तो उनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, और एलिमेंट सेम होगा। और जैसे मैंने अभी हाइड्रोजन का बताया, आप ये नोट कर लेना। ठीक है, एग्जाम में हो सकता पूछ ले। ऐसे मैंने, आप कहेंगे क्या सर हाइड्रोजन के अलावा भी और कोई है, मैं बताता हूँ आपको। हाइड्रोजन के अलावा कार्बन ऐसा है, कार्बन C उसका सिंबल होता है। तो कार्बन
का जो एटॉमिक नंबर होता है C, वो 6 होता है, और जो उसका जो ज़्यादातर जो पाए जाते हैं उनका जो मास नंबर है वो कितना है 12, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कार्बन के ऐसे मॉलिक्यूल्स, वो सॉरी एटम्स, जिनका एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन उनका जो मास नंबर है वो 14 है, ठीक है। तो आप ये सोचेंगे कि सर ऐसा क्या है इनमें एक्स्ट्रा कि ये यहाँ 12 है और यहाँ 14 है। देखिए अगर यहाँ एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 6 का मतलब क्या हो गया, मैं सिंबल लिखता हूँ जी अगर 6 है तो इसमें प्रोटॉन भी 6 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए ये 6 है तो इसमें भी सेम केस यही है, ठीक है, प्रोटॉन 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6। लेकिन ये मास नंबर, ये जो A है ये 12 है, ठीक। और मेरे से कहा जाए कि आप ये बताएं न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो A इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हो गए 6 और न्यूट्रॉन हमें पता नहीं, तो यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है, वो सॉरी मास नंबर 12, तो न्यूट्रॉन की संख्या आ गई यहाँ पे 6। और इसी तरह यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 8। तो मतलब ये है कि इसमें जो न्यूट्रॉन है वो है 6 और इसमें जो न्यूट्रॉन है वो है 8, तो इनमें न्यूट्रॉन की संख्या कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जिस वजह से इनका जो मास नंबर है वो घट बढ़ जाता है। अब इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है वो बताता हूँ। देखिए मैं एक और बता देता हूँ, मैं इसमें क्लोरीन भी बता देता हूँ, ठीक है, कार्बन के बाद क्लोरीन CHLORINE, क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। तो क्लोरीन 35 Cl और यहाँ पे 17 और क्लोरीन 17 37, ठीक है। बहुत सारे ऐसी वो चीज़ें हैं क्लोरीन में कि देखिए जब हम किसी चीज़ का एटॉमिक मास निकालते हैं तो हम ना सभी आइसोटॉप्स को भी कंसीडर करते हैं कि नेचर में अगर मान लीजिए हमने 1 kg कोई एलिमेंट ले लिया तो उस 1 kg में कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो इस चीज़ के होंगे। मतलब मान लीजिए मैं क्लोरीन 1 kg ले लूँ या 1 लीटर ले लूँ, ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम इसका एटॉमिक मास निकालेंगे तो उसमें ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जिसका एटॉमिक मास ये होगा और कितने ऐसे होंगे कितना ये होगा, क्योंकि हमें एवरेज लेंगे, ठीक है। कभी मान लीजिए हमने ले लिया इतना है और उसका एटॉमिक मास फिर इसके हिसाब से ज़्यादा हो, इनकी संख्या ज़्यादा हो तो मिसमैच हो जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम एक काम करते हैं कि हमें आइसोटॉप्स का पता होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें एटॉमिक मास जो है वो एवरेज लेना होता है। जो नेचर में हम देखते हैं कि जो एलिमेंट है जैसे ये क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है, ये नेचर में 3:1 के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, ये 3 है ये 1 है, तो एवरेज लेना होता है हमें, एवरेज AVRAG, एवरेज एटॉमिक मास एटॉमिक मास, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि 35 लेंगे, 35 कितना है, 3 और 1 4, 4 में से 3 पार्ट 35 है प्लस, और 37 4 में से 1 पार्ट 37 का है। इनको सॉल्व करेंगे तो 105/4 प्लस 37/4 इक्वल टू 142/4 इक्वल टू 35.5 यूनिट। अगर कभी आपको एटॉमिक मास क्लोरीन का 35.5 दिखाई दे तो आप ये मत सोचना है कि कहीं ऐसा है कि कहीं पे प्रोटॉन जो है वो हाफ है या न्यूट्रॉन हाफ है, ऐसा नहीं होता। ये एलिमेंट जो नेचर में पाए जा रहे हैं उसका एवरेज लिया गया है, जिस वजह से इसका आंसर 35.5 यूनिट आया है, ठीक है। अब
एक चीज़ देखते हैं, ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखिए, जैसे कि एटॉमिक नंबर सेम है, तो एटॉमिक नंबर सेम होने से इनकी सिमिलर क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो इसी इलेक्ट्रॉन पर बेसिकली डिपेंड करती है कि किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस हिसाब से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन होती है। जैसे कि एटॉमिक नंबर सेम है तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन सेम होंगे सभी इसी चीज़ में, आइसोटॉप से वो बता रहा हूँ, तो ये सभी इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होंगी, सिमिलर। लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनकी डिफरेंट होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होंगी, क्योंकि इनका जो मास है वो डिफरेंट है, ठीक है। वेट, मास यानी वेट क्या है, वो डिफरेंट है। उस वेट की वजह से कोई एलिमेंट हल्का होगा, कोई भारी होगा, तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर ही रहेंगी, उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि इनका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। इसका जो आइसोटॉप्स हैं हमारे पास इतने सारे कि जैसे हाइड्रोजन का बताया, कार्बन का बताया, या इसका क्लोरीन का बताया, तो इनका यूज़ क्या है, और भी चीज़ों के आइसोटॉप्स होंगे, क्या इनका कोई बेनिफिट भी है, क्या हम इनका कुछ एप्लीकेशन यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, तो देखते हैं आइसोटॉप्स के एप्लीकेशंस। तो ये जो प्रॉपर्टी है इनकी, इन पे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है, आइसोटॉप्स की। ये जो इनके मास नंबर डिफरेंट होने से इनके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स नहीं है, मतलब 3 एप्लीकेशंस हैं अलग अलग उनके आइसोटॉप्स का, उनका यूज़ बता रहा हूँ, आप इनको नोट करना, ठीक है। एन आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम, एन आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम, URANIUM। यूरेनियम के बहुत सारे आइसोटॉप होते हैं। यूरेनियम एक एलिमेंट है और उसका एक आइसोटॉप है जो है यूरेनियम 92 और 235, ठीक है। 235 इसका मास नंबर है। एक एलिमेंट है यूरेनियम जिसका मास नंबर 235 है, उसको यूज़ किया जाता है फ्यूल की तरह। न्यूक्लियर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, उसका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें उसको ईंधन फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। किसको, यूरेनियम 235 आइसोटॉप को। यूरेनियम का एक आइसोटॉप है जिसका नाम है यूरेनियम 235, उसका यूज़ इज़ यूज्ड एज फ्यूल, किसकी तरह, फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, REACT, न्यूक्लियर रिएक्टर। अब इसी तरह एक आइसोटॉप है कोबाल्ट, COBALT, कोबाल्ट CO60, कोबाल्ट 60, इसको कोबाल्ट 60 भी कहते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर है 27। इसको यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, CANCR, कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर का ट्रीटमेंट करना हो तो कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरह एक और वो है, क्या कहते हैं उसे, आइसोटॉप, वो है आइसोटॉप ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सिंबल I होता है, और इसका जो मास है, मास में वो 13153, ठीक है। तो इस आइसोटॉप का यूज़ होता है आयोडीन का ग्वेटर एक बीमारी होती है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ GOITRE, ठीक है, ग्वेटर।
अब ये आइसोटॉप्स मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो आइसोटॉप्स के ये अलग अलग यूज़ है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा सिमिलर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इसलिए कुछ आइसोटॉप्स जैसे यूरेनियम का है ये रेडियो एक्टिव है, कुछ आइसोटॉप यूरेनियम के ऐसे होंगे जिनका कोई यूज़ ही नहीं होगा, ठीक है, और कोई वेस्ट होगा। जैसे ऐसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के एक आइसोटॉप का यूज़ कैंसर ट्रीटमेंट में हो रहा है, हो सकता है जो दूसरा आइसोटॉप हो उसका कहीं यूज़ ना हो रहा हो या उसका कोई और यूज़ हो, ठीक है। वैसे आयोडीन का आइसोटॉप का यूज़ हो रहा है, किसी और का ना हो। तो ये है एक जो मेन चीज़ है जो आपको आइसोटॉप में याद रखनी है कि आइसोटॉप मतलब जिसका मास नंबर अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। आप इस बात से याद रखना कि एक ही स्पीसीज अगर एक ही एलिमेंट के आइसोटॉप्स होते हैं और एक ही एलिमेंट कब तक रहेगा वो, जब तक उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। और अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो डिफरेंट क्या होगा, फिर उसका एटॉमिक मास ही डिफरेंट होगा, और क्या डिफरेंट हो सकता है फिर। अब एक आ गया आपके पास आइसोबार, ये कुछ खास नहीं है पर फिर भी इसमें है तो मैं बता देता हूँ। ये होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का, इसमें एलिमेंट ही डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट एलिमेंट। अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उसका क्या होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। और अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो फिर सेम क्या होगा, सेम उसका होगा एटॉम वो मास नंबर, ठीक है। मास नंबर या एटॉमिक मास, मास नंबर। ऐसे दो एलिमेंट जिनका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो उनको कहेंगे आइसोबार्स, ठीक है। इसका कुछ खास यूज़ भी नहीं है। जैसे एग्जांपल है कैल्शियम और दूसरा आर्गन। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और आर्गन का सिंबल होता है Ar, ठीक है। और कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 20 और आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 18। लेकिन जो कैल्शियम का जो मास नंबर है वो है 40 और जो आर्गन का मास नंबर है वो है 40। देखिए डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, ठीक है। और सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू सेम नंबर ऑफ मास। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स NuCleons, न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और ये कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। और इन दोनों का सम क्या होता है, मास नंबर। इसका मतलब ये कि इन दोनों का जो मास नंबर अगर सेम है तो इन दोनों में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या सेम होगी, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों मतलब इनका कुछ खास यूज़ है नहीं। कैल्शियम और आर्गन दोनों का मास नंबर सेम है और लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। तो बस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। और अब आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, आपको कुछ सवाल पूछना हो तो बता देंगे। ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।